Yeah. Hello everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का सेशन बेसिकली फॉर नबार्ड ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी 2021 एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद इन्फ्लेशन. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आने वाली है एग्ज़ाम्स के. सो आपको अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन जमकर करनी है एंड एग्ज़ाम को क्लियर करना है. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ स्टे ट्यून्ड विद अस. हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे एंड एज़ यू ऑल नो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने नबार्ड ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी के ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च्ड कर चुके हैं हमारे यहाँ. सो वी हैव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल ओवर with us. All you need to do is description box से visit कीजिए, you will get each and everything available over there. We have full complete course for NABARD grade A and RBI grade B. We have test series, micro courses and free warm up courses भी जो कि रोज़ YouTube पे जाती हैं. ओके, ऑल यू नीड टू डू इज रजिस्टर आर वार्म अप कोर्सेज आपको, ताकि आपको जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, एंड हमारे सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि वेन एवर वी विल हैव अ लेक्चर यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, एंड सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि हम वीक में अब 3 डेज़ मिलेंगे. दैट इज़ ESI का लेक्चर्स वीक में 3 दिन होगा. दैट इज़ ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे एट 9 PM, रोज़ रात को 9 बजे. दैट इज़ ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे. एंड आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की भी लेक्चर्स होगी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, वो भी रात को 9 बजे. ओके, आपको सारी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जब भी कोई भी लेक्चर्स होगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. दैट इज़ टुडे वी विल बी डीलिंग विद इन्फ्लेशन. ओके, आज हम सम ऑफ द MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन इन्फ्लेशन. एज यू ऑल नो कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या है आपको पता है ना. व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? A general increase in the prices of goods and services at a particular period of time. We called it as inflation. महंगाई बढ़ जाना, महंगाई, that is inflation. ओके, जब महंगाई अचानक से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है हमारी इकोनॉमी में तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. सो आज हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे ऑफ इन्फ्लेशन. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of inflation is large and accelerating? Options are A, creeping inflation, B, galloping inflation, C, hyperinflation, D, stagflation या फिर E, deflation. कौन सा इन्फ्लेशन इसमें ऐसा है जो कि लार्ज है, बहुत लंबे समय तक चलता है, एंड एक्सेलरेटिंग, मूविंग क्विकली, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज क्विकली. कौन सा ऐसा इन्फ्लेशन है? क्या वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है या गैलपिंग है या हाइपर है या स्टैगफ्लेशन है या डीफ्लेशन है? लेट्स सी. हमारा पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीपिंग इन्फ्लेशन बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें भी क्या होता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है बट इन अ स्लो मैनर एंड बट कंटिन्यूअस रहती है इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन. Then the second one we have galloping inflation. Galloping inflation हम क्या बोलते हैं? Galloping inflation, जो inflation prices of goods and services 2 to 3 digit rate per annum बढ़ती है, that is galloping inflation. ओके, जिसको हम jumping inflation भी बोलते हैं. Galloping inflation को हम jumping inflation भी बोलते हैं. Okay, then the third option is hyperinflation. Hyperinflation, that is uncontrollable inflation. जब महंगाई uncontrollable हो जाती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. देन वी हैव डी स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन क्या हो जाता है? जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, जब हमारी इकोनॉमी स्लो हो जाती है, दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट and unemployment leads to decrease in GDP. हमारी GDP भी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज स्टैगफ्लेशन. एंड डिफ्लेशन बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि डिफ्लेशन क्या है, रिडक्शन इन दी जनरल प्राइस लेवल.
reduction in the general price level. So the correct option is C, hyperinflation. Hyperinflation is a type of inflation which is large and accelerating, बहुत लंबे समय तक चलती है and moved prices of goods and services बढ़ती है बहुत तेज़ी से. हम बोल सकते हैं in million and even trillion also. एंड ये प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कभी भी प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरनाइट. दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइपर इन्फ्लेशन. ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन. सी, which of the following types of inflation is also known as hopping inflation? Hopping inflation हम किसे बोल सकते हैं? Whether it's options are A, galloping inflation, B, creeping inflation, C, hyperinflation, D, stagflation या फिर E, none of the above. Hopping inflation और किसका नाम है? प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. लेट्स सी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि गैलपिंग इन्फ्लेशन को हम जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. जंपिंग इन्फ्लेशन जो कि 2 से 3 गुना रेट पर एनम बढ़ती है, दैट इज़ गैलपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं. माइल्ड इन्फ्लेशन जो कि प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है बट at slow and in a continuous manner. Then we have hyperinflation, that is uncontrollable. अनकंट्रोलेबल, महंगाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है इन द इकॉनमी में. देन वी हैव स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन, जब महंगाई बढ़ जाती है तो इकॉनमिक ग्रोथ हमारी स्लो हो जाती है. अगर इकॉनमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है तो दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डिक्रीज इन GDP. ओके, एंड या फिर ई, नन ऑफ द अबव. तो हम हॉपिंग इन्फ्लेशन किसको बोल सकते हैं? गैलपिंग इन्फ्लेशन का एक और नाम है, दैट इज हॉपिंग इन्फ्लेशन और जंपिंग इन्फ्लेशन. ओके, हॉपिंग इन्फ्लेशन या गैलपिंग इन्फ्लेशन जो कि डबल डिजिट नंबर पे या ट्रिपल डिजिट नंबर पे रेट पर एनम पूरे साल में बढ़ती है, दैट इज 20%, 100%, 200% पर ईयर. इन अ ईयर बढ़ती है वो. एंड कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म ने उनका नाम भी दिया है, दैट इज़ गैलपिंग इन्फ्लेशन को हम क्या क्या बोल सकते हैं? हॉपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग और रनवे इन्फ्लेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या? The third one we have, with a reference to the bottleneck inflation, which of the following statement is correct? अगर आपको पता है कि bottleneck inflation क्या है तो आप easily ये आंसर दे सकते हो. चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. The first option is A, bottleneck inflation takes place when the supply fall drastically and the demand remains at the same level. यहाँ पे क्या बोला गया है? bottleneck inflation एक ऐसा situation है जहाँ पे supply of goods and services decrease हो जाती है, fall हो जाती है drastically, but the demand of the goods and services remains constant at the same level. Then option B we have bottleneck inflation takes place. ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई फॉल हो जाती है अलॉन्ग विद द डिमांड. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो जाती है as demand of goods and services also decreases. Then the third option is bottleneck inflation takes place when the supply increase rapidly and the demand remains at the same level. The third option में क्या बोला गया है? ये एक ऐसा situation है, ये एक ऐसा condition है जहाँ पे supply गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज़ की सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, बट डिमांड रिमेन्स एट दी कॉन्स्टेंट लेवल. एंड डी, बॉटलनेक इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज रैपिडली अलॉन्ग विद द डिमांड, जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होती है एज वेल एज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होती है. या फिर ई, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज बॉटलनेक इन्फ्लेशन? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली, स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. What is bottleneck inflation? क्या है bottleneck inflation? चलिए मैं बता दूं, bottleneck inflation हम उसको बोल सकते हैं जहाँ पे supply of goods and services गिर जाता है, decrease हो जाती है drastically and demand of goods and services remains at the same level. The correct option is A.
दैट इज बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सप्लाई फॉल हो जाती है, सप्लाई प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बट डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। एंड ये कब होता है? जब सप्लाई साइड, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, या मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तभी होती है ये चीज़, दैट इज़ बॉटलनेक इन्फ्लेशन। एंड उसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। बॉटलनेक इन्फ्लेशन को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ मिसमैनेज या हजार्डस कुछ इफेक्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, उस टाइप की महंगाई को हम। ओके एंड ये स्ट्रक्चर, ये कैटेगरी किस पे आएगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे ये कैटेगरी आ गई। क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इसलिए बोला गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू दी सप्लाई, एंड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके लिए हम इस सिचुएशन को कौन सी कैटेगरी में बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन वी हैव। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके, इन्फ्लेशन इज यूजुअली हायर ड्यूरिंग व्हाट पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल? आपको क्या पूछा गया है? एट द टाइम ऑफ बिजनेस साइकिल, उस टाइम पे इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करती है? ऑप्शंस आर ए अपस्विंग, बी रिसेशन, सी ट्रफ, डी बूम, या फिर ई नन ऑफ द अबव। बिजनेस साइकिल के पीरियड्स में इन्फ्लेशन हम कौन से पार्ट में बोल सकते हैं? वेदर इन अपस्विंग में, दैट इज अपस्विंग, या फिर एक्सपेंशन पीरियड। ओके, या फिर बी रिसेशन में, या दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, या सी ट्रफ में, या डी बूम में, या फिर ई नन ऑफ द अबव। बेसिकली पहले आपको ये पता रहना है कि व्हाट इज़ अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एक्चुअली क्या है? बिजनेस साइकिल बेसिकली हम बोलते हैं कि जब फ्लक्चुएशंस होती है इन दी जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितनी सारी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए और कितने सारे सर्विसेज प्रोवाइडेड किए गए, उनके कैलकुलेशन, पूरे एक साल का जो कैलकुलेशन होता है, दैट इज जीडीपी, है कि नहीं? तो जीडीपी क्या है? जब बिजनेस साइकिल क्या है? जब फ्लक्चुएशंस होती है इन दी जीडीपी, अप्स एंड डाउन मूवमेंट होती है इन दी जीडीपी, दैट वी कॉल इट एज बिजनेस साइकिल। ओके, तो इन्फ्लेशन किस स्टेज में हायर होती है? चलिए देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंशन और अपस्विंग। एक्सपेंशन और अपस्विंग पीरियड में एज यू ऑल नो कि जितने भी सारे हमारे फैक्टर्स हैं, हमारी एक्टिविटीज़ है, वेदर वी कैन से डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, रेम्यूनरेशन हो, कुछ भी हो, तो जितने भी सारी फैक्टर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होती है इन सारे फैक्टर्स में। दैट इज एक्सपेंशन पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल, मतलब धीरे धीरे जितने भी सारे फैक्टर्स है वो अच्छे वे में इंक्रीज होती है। देन द सेकेंड वन वी हैव रिसेशन। रिसेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज, जितने भी सारी फैक्टर्स है हमारे, दैट इज इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेजेस, सैलरी, जो भी जितने भी सारी फैक्टर्स है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती है, डिक्लाइन होती है इन द पीरियड ऑफ रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन। देन थर्ड वन वी हैव ट्रफ। ट्रफ के टाइम पे क्या हो जाता है? हमारे जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है वो बॉटम लेवल हो जाती है, हमारी इकॉनमी के एकदम लास्ट बॉटम लेवल, मतलब उससे नीचे और कहीं नहीं जाना है, तो हमारी इकॉनमी इतनी गिर जाती है इन दी ट्रफ पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल। देन डी वी हैव बूम। बूम और हम बोल सकते हैं पीक। पीक पीरियड में क्या है? जितने भी सारे हमारे फैक्टर्स है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो फैक्टर्स है वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे रहती है कि उससे ऊपर और हमारी इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इन्फ्लेशन इज़ यूजुअली हायर ड्यूरिंग पीक और बूम पीरियड, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज डी, peak period. Inflation is usually higher during the part of business cycle in the period of boom or peak. Okay, see, peak is the highest point of business cycle when the economy is producing at maximum allowable output. जितने भी सारे फैक्टर्स है, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जो जितने भी सारी है वो सारी फैक्टर्स क्या हो जाती है? एट द बॉटम लेवल ऑफ इकॉनमी हो जाती है, सॉरी बॉटम एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ इकॉनमी हो जाती है।
जितने भी सारे फैक्टर्स है वो आउटपुट, जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको प्रोड्यूस करती है, उस टाइम पे इकोनॉमी इन्फ्लेशन हमारी बहुत हाई हो जाती है. देन वी हैव कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. कॉन्ट्रैक्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी सारे फैक्टर्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, रिड्यूस होती है, स्लो हो जाती है. जितने भी सारे फैक्टर्स है वो इकोनॉमी हमारी स्लो हो जाती है. दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग, सब्सिडीज़, प्रेशर सब्सिडीज़, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी सारे फैक्टर्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है हमारी इकोनॉमी की. देन वी हैव ट्रफ. ट्रफ में हमारी फैक्टर्स जो है, एक्टिविटीज़ जो है वो एट द बॉटम लेवल चली जाती है, उससे नीचे और हमारा कुछ नहीं है. फिर धीरे धीरे फिर ट्रफ स्टेज में फिर से बिजनेस साइकिल, हमारा जो हमारा इकोनॉमी का साइकिल है वो फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है. फिर ट्रफ में फिर रिकवरी में सारे फैक्टर्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है. फिर अगेन एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, पीक, ट्रफ. तो ये बिजनेस साइकिल क्या होता है, रोल होते रहता है. इसमें जितने भी सारे फैक्टर्स है क्या है, फ्लक्चुएट होती है, अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट्स होती रहती है. दैट इज़ बिजनेस साइकिल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. इनमें से ऐसा कौन सा मेजर है जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है टू कंट्रोल या रिड्यूस इन्फ्लेशन. Options are reduction in bank rate, B reduction in repo rate, C increase in government expenditure, D cuts in government expenditure, cuts in government spendings, या फिर E none of the above. इन्फ्लेशन जब आ जाता है तो हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट कौन सा ऐसा मेजर अपनाती है टू कंट्रोल या फिर टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. चलिए लेट्स सी. मेजर्स आर, द फर्स्ट वन वी हैव रिडक्शन इन बैंक रेट. बैंक रेट एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ बैंक रेट. बैंक रेट हम बोलते हैं ना, बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन इट्स लोन्स एंड एडवांसेस, है ना. दैट इज बैंक रेट. देन द सेकेंड वन वी हैव रिडक्शन इन रेपो रेट. रेपो रेट क्या हो जाती है, जहाँ पे हमारी कमर्शियल बैंक बोरो करती है फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर दिस वाइल सेलिंग इन देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक. द थर्ड वन वी हैव इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब इकोनॉमी में जब स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करती है उसको इंक्रीज़ करना है, वो एक मेजर है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. या फिर डी कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन. नॉर्मल सी बात है, रिडक्शन इन बैंक रेट नहीं होगा. रिडक्शन इन रेपो रेट ये एक मेजर हो सकता है कि नहीं, रिडक्शन इन रेपो रेट. बट सबसे इंपॉर्टेंट मेजर टू अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इज कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है. मनी सप्लाई कंट्रोल करना है वाइल कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. ओके, लेट्स सी. रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ मनी. जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चा करती है इकॉनमी में, तो अगर उसमें रिडक्शन कट हो जाएगा, गवर्नमेंट के मतलब रेवेन्यू ज़्यादा आएगा एंड एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी भी धीरे धीरे कम होगी, विच फर्दर रिड्यूसेस इन्फ्लेशन. एंड इससे क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई इन द इकॉनमी में क्या होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होगी. दैट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट ऑप्शन टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी. तो गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स अपनाती है. दैट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. या रीड आउट दिस स्टेटमेंट केयरफुली. ओके, आपको पूछा गया है व्हाट इज इन्फ्लेशन टैक्स. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन टैक्स. Options are 1. The level of deficit financing is directly reflected by the rate of inflation. यहाँ पे क्या बोला गया है, rate of inflation से ही reflect होता है हमारा deficit financing. That is, deficit financing क्या होता है, जब गवर्नमेंट फंड्स जनरेट करती है to fill the gap, to fill the deficit, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड होती है रेवेन्यू से. That is deficit financing, है कि नहीं. Then the second option is inflation is always the level to which the government may go for deficit financing. तो inflation एक ऐसा situation है या ऐसा condition है, उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सा मेजर अपनाती है, mainly go for deficit financing.
And the third one we have the government in the form of prices and income policy. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी, जिसमें कंपनीज पे करती है इन्फ्लेशन टैक्स. किस पे? बेसिकली ऑन दी सैलरीड पर्सन, जिसका जो पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो रही है, विच इज सेट बाय द लेवल प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट. उस पे क्या करना है? प्राइसेस एंड इनकम पॉलिसी देनी है उस कंपनी पे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ए ओनली 1, बी 1 and 2, सी 2 and 3 या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टैक्स तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो. सो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टैक्स? क्या है इन्फ्लेशन टैक्स? इन्फ्लेशन टैक्स इज डी ऑल ऑफ द अबव. इन्फ्लेशन टैक्स क्या है? ऑल ऑफ दी अबव. जहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट क्या करती है? फंड्स जनरेट करती है टू फिल द गैप, टू फिल द डेफिसिट, विच डायरेक्टली रिलेट्स टू डेफिसिट फाइनेंसिंग. एंड इन्फ्लेशन ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे गवर्नमेंट जाती है मेनली फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग. ओके, लेट्स सी. ये बेसिकली इन्फ्लेशन टैक्स बेसिकली किस पे इम्पोज्ड होती है? ये एक पेनल्टी बोल सकते हैं हम, जिसके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है या सेविंग्स है तो ये उस पर इम्पोज होती है, दैट इज इन्फ्लेशन टैक्स. तो देखिए, देखते हैं. द इन्फ्लेशन टैक्स इज पेनल्टी ऑन द कैश यू होल्ड. अगर आपके पास कैश है, अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो आपको इन्फ्लेशन टैक्स लगेगी. जब इन्फ्लेशन राइज होती है तो क्या हो जाता है? जो आपके पास कैश होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है. जब महंगाई बढ़ती है तो सारी फैक्टर्स क्या हो जाती है? महंगाई बढ़ती है तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है कि नहीं? द इन्फ्लेशन टैक्स ओनली इफेक्ट, ये किसको किसको इफेक्ट करती है? कैश होल्डिंग एंड लिक्विड एसेट्स. अगर आपके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है, अगर आपके पास कैश है, तो इन्फ्लेशन टैक्स उसको ही पेनल्टी भरना पड़ता है. एंड लिक्विड एसेट्स बेसिकली हम बोल सकते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो ये सारी क्या है? लिक्विड एसेट्स. तो इन्फ्लेशन टैक्स किस पे इम्पोज होती है? कैश होल्डिंग्स एंड इनकम लिक्विड टैक्सेस. ओके, अगर आपके पास वही टैक्स, अगर आपके पास वही अमाउंट है, अगर वही कैपिटल आपने किसी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको इन्फ्लेशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. All you need to do is put your money into various investment vehicles rather than holding it all in liquid assets. अगर आप इन्वेस्टमेंट में, अगर अपना पैसा आप 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो किसी में, तो आपको आगे चल के वो चीज़ प्रॉफिट मिलती है. बट आप कैश आप होल्ड करके रखोगे तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन टैक्स भरना पड़ेगा. सो ज़्यादातर ये किसे इफेक्ट करती है? मेनली दोज पर्सनस, दोज इंडिविजुअल जिसके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल हो या कैश हो, दैट इज़ इन्फ्लेशन टैक्स. उन्हें ये पेनल्टी भरनी पड़ती है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, question number 7. An inflationary situation in an economy which results out a process of wage and price interaction. When wage press prices up and price pulls wage up, उस condition को क्या बोलते हैं? Whether it's A inflationary gap, B deflationary gap, C inflation spiral, D signaries या फिर E none of the above. एक इन्फ्लेशन ये कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे वेज एंड प्राइस की इंटरेक्शन होती है? तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे, इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलेंगे या फिर सिग्नरीज या फिर इन नन ऑफ द अबव. क्या बोलेंगे? एज यू ऑल नो कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है. व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? ये इन्फ्लेशनरी गैप ये मेजर करती है हमारे डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ जीडीपी, करंट जीडीपी को and the GDP when the economy operates full employment, that is inflationary gap. ये measure करती है उस difference between को. Then second we have deflationary gap. Deflationary gap क्या होता है? जिसमें हमारा total aggregate demand pulls short according to the total supply, total aggregate supply. ठीक है, total aggregate demand falls short to aggregate supply at full employment.
ओके, देन इन्फ्लेशन स्पाइरल, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन्फ्लेशन स्पाइरल एक ऐसा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है जहाँ पे वेज एंड प्राइस का इंटरेक्शन होता है, वेजेस एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरेक्शन होती है, दैट इज ऐसा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, जहाँ पे वेजेस पुल करती है प्राइजेस को इंक्रीज करना एंड प्राइजेस पुल करती है वेजेस को अप करना, इंक्रीज करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इन्फ्लेशन स्पाइरल। देन सिग्नरीज क्या हो गया? सिग्नरीज बेसिकली हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन जो कि गवर्नमेंट, जो कि करेंसी, मेनली द वैल्यू ऑफ करेंसी, it measures the difference between the value of currency, 1 minute, yeah, ये measure करती है difference between the value of currency and cost of producing the currency, producing it, that is signaries, and ये हम बोल सकते हैं it is a profit basically earned by the government, okay, that is signaries. So the correct option is inflation spiral, which results out of process of wage and price interaction, जहाँ पे wages, salaries and prices of goods and services की interaction होती है। when wages, जब wages prices of goods and services को increase करती है and prices pull wages up, this situation is called as inflationary spiral, and इसको हम wage price spiral भी बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को हम वेज प्राइस स्पाइरल भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, when a firm calculates its profit after adjusting the effects of current level of inflation, this process is known as, जब कोई फर्म अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करती है आफ्टर इन्फ्लेशन, आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ऑप्शंस आर ए नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, डी नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर ई नन ऑफ द अबव। इन्फ्लेशन की मतलब एक फर्म को इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट होती है एंड इन्फ्लेशन के बाद वो फर्म अपनी प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करती है, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व। लेट्स सी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेसिकली हम किसे बोलते हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो पूरे साल का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेट है पूरे साल में, एनुअली जो कैलकुलेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग पूरे साल का। देन द सेकेंड वन वी हैव इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट के बाद फर्म कैलकुलेट करती है, एडजस्ट करती है अपनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देन वी हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, है कि नहीं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, जहाँ पे फर्म्स की टोटल सेल्स का जो रेवेन्यू है वो एक्सीड हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड डी वी हैव नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स जो फर्म्स, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मली जो क्रिएट करती है इकोनॉमी में रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इन द इंडस्ट्री में, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। So the correct option is inflation accounting. ओके, ये बेसिकली किसके लिए होता है? कॉरपोरेट, बड़े बड़े कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन का। द टर्म इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज पॉपुलर कौन से एरिया में? कॉरपोरेट एरियाज या ऑर्गेनाइजेशन, मेनली फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग। एंड बेसिकली ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्रॉफिट ऑफ फर्म्स, बड़े बड़े फर्म्स एंड कंपनीज गेट ओवरस्टेटेड, मोर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इनकी प्रॉफिट क्या हो जाती है? मोर स्ट्रॉन्गर। That is inflation accounting, in which it calculates profit after adjusting the effect of current level of inflation. current level इकोनॉमी का current situation कैसा है, उस हिसाब से फर्म्स या इंडस्ट्री क्या करती है? अपनी प्रॉफिट को एडजस्ट करती है, दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या according to Phillips curve, okay, Phillips curve advocates a relationship between which of the two aggregates of an economy?
फिलिप्स कर्व के हिसाब से कौन से दो एग्रीगेट्स है जो इकोनॉमी में दो रिलेशनशिप बेस्ड है इकोनॉमी में? ऑप्शंस आर ए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, सी सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ई नन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, ये हमने पहले भी पढ़ा है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या रिलेशनशिप बिल्ड की है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी का, सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर डी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व एडवोकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन, अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अचानक से अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही अचानक से महंगाई बढ़ जाती है, तो इनका क्या है, एक इनका रिलेशन अलग है। मतलब ये मैं बोल सकती हूँ, एक it is a graphic curve which advocates a relationship between inflation and employment. That is an inverse, उल्टा relationship है between unemployment and inflation का, according to Phillips curve. Okay, that is in exchange of goods and services. As per the curve, there is a trade-off between inflation and unemployment. That is an inverse relationship, उल्टा relationship है। जब inflation low रहेगी, जब महंगाई कम रहेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा, बेरोज़गारी ज़्यादा रहेगा, एंड जब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये एक उल्टा रिलेशनशिप है। दैट डिनोट्स द फिलिप कर्व, द ग्राफिक कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NAIRU। ओके, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NAIRU। NAIRU बेसिकली मीन्स नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। What is NAIRU? Options are 1. When the monetary policy tried to hold unemployment below its natural rate, inflation will be rising to a higher level called accelerating inflation rate of unemployment. Yeah, second, the NAIRU is the rate of unemployment which is consistent with the constant rate of inflation. Yeah, third, we have the NAIRU is the lowest unemployment rate that an economy can sustain without any upward pressure on inflation rate. Which of the following statement is or are correct? A only 1, B 1 and 2, C 2 and 3, या फिर D all of the above. जब हमारी गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करती है टू होल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन राइज हो जाती है एट अ हायर लेवल। क्या उसको हम NAIRU बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इट इज़ अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कंसिस्टेंट कंटिन्यूस रहती है एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन at the time of inflation in the economy, या फिर NAIRU is the lowest unemployment rate जिसमें इन्फ्लेशन रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन रेट अपवर्ड प्रेशर नहीं करती। तो क्या होगा NAIRU? The correct option is D, all of the above. NAIRU that is non accelerating inflation rate of unemployment। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस रहती है, इन्फ्लेशन होती है फिर भी ये कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट रहती है इन दी इकोनॉमी, एंड इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस रहता है। मेनली ये क्या है, इन्फ्लेशन को एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, that is price and wage, that is price that relates to inflation and wage that relates to unemployment, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। that is NAIRU, एंड इससे कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं होती है इन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई अपवर्ड प्रेशर नहीं होता इन दी इन्फ्लेशन रेट में। दैट इज़ NAIRU, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन रहती है इससे कोई प्रेशराइज नहीं होता इन्फ्लेशन रेट को, इन्फ्लेशन रेट
इंक्रीमेंट उसकी नहीं होती है, ये कंसिस्टेंट कंटिन्यूस वे में इकॉनमी में प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ NAIRU। एंड ये बेसिकली क्या करती है, हमारी वेज को, दैट इज प्राइजेज, दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है एट द सेम लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या consider the following statements regarding demand pull inflation. What is demand pull inflation? Direct question पूछा गया, what is demand pull inflation? Options are 1, a mismatch between demand and supply pulls up prices. या second, either the demand increases over the same level of supply or the supply decreases with the same level of demand and thus the situation is called demand pull inflation arise. या third, the idea of demand pull inflation belongs to Keynesian school. Which of the following statement is or are correct? A only 1, B 1 and 2, C 2 and 3 या फिर D all of the above? कौन सा सिचुएशन करेक्ट है? अगर इफ़ यू नो व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो आपको ईजिली आंसर आ जाएगी कि एक्चुअली वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब इकॉनमी में होती है तो उस टाइम पे सिचुएशन कैसा होता है, प्राइजेज, सप्लाई एंड डिमांड की कैसे, प्राइजेज कैसे मेंटेन होती है इकॉनमी में। A mismatch between demand and supply pulls up prices, ये भी करेक्ट है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, तो इससे क्या हो जाता है, प्राइजेस क्या हो जाती है, अप्स एंड डाउन्स, पुल्स अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएट होती है। द फर्स्ट वन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। देन द सेकेंड वन वी हैव डिमांड इंक्रीज हो जाती है एंड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, this option is also correct and this idea demand pull inflation basically belongs to Keynesian school, so the correct option is D all of the above. This statement is also correct. बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है या फिर एक ऐसा कंडीशन है हमारी इकॉनमी में जहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई। सप्लाई का जो लेवल है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन लेवल सेम लेवल रहती है बट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है एंड उस टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो विलिंग टू इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी टू अर्न प्रॉफिट। ओके, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड ये किसकी आइडिया है, केनीशियन थियोरी का आइडिया है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, and the last question, when price increases due to increase in factor prices it is called, जब price increase हो जाती है, prices of goods increase हो जाती है, क्यों, क्योंकि factor prices increase हो रही है, तो उस situation को हम क्या बोलेंगे? Options are A demand pull inflation, B cost push inflation, C stagflation, D deflation या फिर E hyperinflation। जब प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर प्राइसेस मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? लेट्स सी, जैसे कि मैंने आपको बताया डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक्चुअली क्या है, जब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड जब बढ़ जाती है सप्लाई से ज़्यादा, सप्लाई कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट रहती है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई कांस्टेंट रहती है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देन वी हैव स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में हमारी इकॉनमी ग्रोथ है वो क्या है, स्लो हो जाती है, इकॉनमी ग्रोथ स्लो हो जाती है, दैट रिलेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, हमारा जीडीपी भी जो है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है इन द इकॉनमी। Then we have deflation. Deflation क्या हो जाता है, reduction in the general prices of goods and services, जब महंगाई कम हो जाती है in the economy. And fifth one we have hyperinflation, uncontrollable inflation. Uncontrollable inflation, जहाँ पे महंगाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड द लास्ट वन वी हैव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि फैक्टर प्राइजेज गुड इंक्रीज होती है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली क्या हो जाता है, जब हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी जो प्राइजेज है वो इंक्रीज हो जाती है,
that is cost push inflation. And demand remains at the constant level, which leads to decrease in the supply of goods and services, that is cost push inflation. Okay, cost push inflation occurs when overall prices increase due to increase in the cost of wages and material. जब overall prices increase हो जाती है, that is महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि factors of production में increment होती है, that is cost push inflation. इससे क्या होता है, हमारा सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है, डिमांड से डिक्रीज हो जाती है. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्लो डाउन होती है इन द इकोनॉमी. हमारा फैक्टर्स ऑफ प्राइजेज इंक्रीज, महंगाई बढ़ने के वजह से हमारी फैक्टर प्राइजेज इंक्रीज हो जाती है. डिमांड्स रिमेन्स, डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स एट द सेम लेवल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेज. So that is cost push inflation. Okay, so आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि हम वीक में 3 डेज़ मिलेंगे, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे at 9 o'clock, 9 p.m. in the evening. ओके, एंड प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे वार्म अप कोर्सेज़ को रजिस्टर कीजिए, ताकि जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड.